नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। कल का मुकाबला बहुत कड़ा रहा, बहुत सारी मजेदार बातें हुई और ये सिलसिला आज जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कल क्या क्या हुआ, आपकी याद ताजा करते हैं, देखते हैं कल की झलकी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जमीन से ही जुड़े रहते हैं और अपना ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है गोवा के मिलाग्रेस फर्नांडिस। श्री विश्राम गांवकर जी, अडवाई गांव के सीताराम देसाई जी, श्री मानिक राव राणे जी, खोड़िए गांव के गोविंद पानसेकर जी, सिल्वेस्टर कुटिनो। आपका समय शुरू होता है। इसमें से विनर जो है ये हमारा सीताराम। अरे वाह, क्या बात है। आपको सुपारियां लानी है और उसे छीलना है और छील के सुपारी यहाँ रखनी है और छिलका उधर रखना है। तो इसमें से सीताराम जी को पहला होता। तो इस चरण में भी सीताराम जी आगे हैं। चलिए, मुकाबला बहुत मजेदार हो रहा है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना अगला मुकाबला। उससे पहले मैं मिलाग्रेस जी से और विश्राम जी से पूछना चाहूंगा, जब हम ये इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वो कम से कम कितने एरिया में करनी चाहिए? ये तो बहुत बड़ी एरिया में कर सकते हैं, मगर कम से कम अगर पूछा तो 64 स्क्वायर मीटर यानी 8 मीटर बाय 8 मीटर इतना जगह तो कम से कम चाहिए ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जी जी, आज हम कुछ अलग ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमने अपने मुकाबले में एक ट्विस्ट डाल दिया है। हमारे पास 8 बाय 8 स्क्वायर मीटर की जगह तो नहीं है। हमने आपके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खेत बना दिए हैं। आपके सामने कुछ पौधे रखे हैं और आपको इंटरक्रॉपिंग को मद्देनजर रखते हुए इन पौधों को अपने खेतों में लगाना है। आपको 3 मिनट का समय मिलेगा। उससे पहले अगर आपने पूरा कर दिया तो आप कह सकते हैं कि मेरा हो चुका है, मैं घड़ी उस समय रोक दूंगा। तो आप लोग तैयार हैं खेल के लिए? तो चलिए इस बार शुरू करते हैं सिल्वेस्टर जी से। सिल्वेस्टर जी आ जाइए मैदान में। सिल्वेस्टर जी, वो वाला आपका खेत है, ये आपके पौधे हैं, ये आपके पास कुछ औजार रखे हुए हैं, पानी भी है। तो आपके लिए भोंपू बजता है। 3 मिनट का समय है। काफी फुर्ती दिखानी होगी क्योंकि बहुत सारे पौधे मुझे दिख रहे हैं टोकरी में। देखिए, ये पूरे खेत का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोनों पे जाके जी, किनारे पे और बीच में। चार नारियल के पौधे लगा दिए हैं। देखिए, छोटे से खेत में काफी सारे पौधे लगा दिए हैं। डेढ़ मिनट हो चुका है। देखिए, लहलहाता हुआ अच्छा खेत दिख। 2 मिनट हो गए। 2 मिनट हो गए, लेकिन अनानास का पौधा बाहर निकल आया है थोड़ा सा।
केवल 30 सेकंड का समय, लेकिन लगभग पौधे उन्होंने लगा दिए हैं सारे। अब ये सही है या गलत? डन। खेत पूरा हो गया है, आपने लगाए 2 मिनट और 38 सेकंड। 2 मिनट 38 सेकंड का समय हुआ है सिल्वेस्टर जी का। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं इस खेल को खेलने के लिए, गोविंद जी। तो चलिए, आप तैयार हैं खेल के लिए? ठीक है। फुर्ती दिखाते हुए बहुत जल्दी जल्दी किया है और बहुत बारीकी से कर रहे हैं। बहुत। पहले गोविंद जी ने नारियल उठाए हैं। हमको तो बहुत गर्म लग रहा है। बहुत गर्म है गुरपाल जी। उनको कैसे ठंडा ठंडा लग रहा है? गोपाल जी। जी गुरपाल जी। कुछ नहीं, मैं टेस्ट कर रहा था कि आप जवाब देते हैं कि नहीं। देखिए, मैं ना बहुत ध्यान से खेती के तरीके सीख रहा हूँ जी जी। मैं यहाँ सिर्फ ये गेम खिलाने नहीं आया हूँ, मैं खेती के तरीके सीखने आया हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखा जाए कि ये क्या कर रहे हैं, जी किस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस चुना है, जी हाँ, काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन देखने में जो अच्छा लग रहा है मैं उतना बता सकता हूँ। अब बचे हैं पाइनएप्पल। मुझे लग रहा है इन्होंने 20 से रास्ता बना दिया। मैं हो क्या हूँ थोड़ा घूम के। नहीं, आप देखिए यहाँ पर 2 मिनट और 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और पाइनएप्पल लग रहा है। आपको पाइनएप्पल अच्छा लगता है कि एप्पल? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं गोपाल जी। देखिए, ये अगला पाइनएप्पल कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, पाइन एक अलग चीज़ है, एप्पल एक अलग चीज़ है, और पाइनएप्पल एक अलग चीज़ है। यानी दोनों को मिला के नहीं होता वो? नहीं। हो गया, बंद किया हमने। तो गोविंद जी ने 2 मिनट और 54 सेकंड लगाए हैं। गोविंद जी, आप बैठ जाइए। अभी खेल को यहीं रोकना पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जजेस से हम निवेदन करते हैं कि वो इधर नीचे आ जाएं और खेत का एक बारी मुआयना कर ले। एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत ही कड़ा मुकाबला है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है बुलाने का अपने तीसरे प्रतियोगी को, यानी कि मानिक राव राणे जी। मानिक राव जी, आ जाइए। आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हूँ। जोश के साथ? एकदम। एकदम। आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। तो आपको तो पता होना चाहिए टेक्निक। देखते हैं आप कितने कम समय में कितने सलीके से करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आराम दे दिया आपको पूरा ही। जी, बहुत अच्छा किया जी।
तरीके से इन्होंने देखिए चार जो है मुझे पहले लगता है उनको इन्होंने लटा के दूरी रखे। को बराबर बांटा है। कुछ नापा है उन्होंने ऐसे करके। जी बहुत मुश्किल है गोपाल जी, क्योंकि हमने जो है खेत बहुत छोटे करके दे दिए हैं इनको। हाँ, बहुत। पर इसमें अब काफी इसमें बच उसी के- अनुपात से, उसी अंदाजे से ध्यान रख के वो लगाने होंगे पौधे। जी, जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपके लगभग 1.5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है खेत में वो कहीं खो गए हैं। और जैसा कि मिलाग्रेस जी ने कहा कि अपने पौधों से प्यार होना चाहिए, उसी प्यार से देखिए आप बो रहे हैं। बो रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन इसी बीच, और इन्होंने एक अलग तरीका चुना है, देखिए बाकी। हाँ, बाकियों से थोड़ा अलग। दरअसल आप देखिए हर प्रतियोगी का अभी तक खेत अलग अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब कि सबकी तकनीक अलग अलग है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने गोपाल जी। 2 मिनट हो चुके हैं। पाइनएप्पल को दोबारा निकाल के उन्होंने जी। लगाने का प्रयास किया, चेंज किया है इन्होंने कुछ थोड़ा सा अपना। और देखिए जिस तरह से छिप जा रहे हैं खेतों के बीच, मुझे लग रहा है लुक्का छिप्पी खेल रहे हैं। लुक्का छिप्पी पाइनएप्पल के साथ। पाइनएप्पल के साथ और लुक्का छिप्पी। हो गया। समय रुक गया है। 2 मिनट और 30 सेकंड लगाए हैं मानिक राव जी ने। चलिए बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को। सीताराम जी, आप तैयार हैं? तैयार। सीताराम जी, आपका समय शुरू होता है अब। सीताराम जी बहुत फोकस्ड, बहुत ही ध्यान लगा के खेती करने वाले किसान हैं, और ये सब इसीलिए ये हमारे चुने हुए किसान हैं। इस हफ्ते के सभी लोग बहुत मन लगाकर खेती करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल नई टेक्निक लेकर आए हैं सीताराम जी। ध्यान से इन्होंने पहले हाँ। पूरा जायजा लिया जी, और फिर उन्होंने चुन चुन के कुछ इसमें छेद किए। लेकिन ये नारियल लगाने की की एक जैसी है। चार सबने के एक खेत के चारों किनारों पर। जी 8 बाय 8 स्क्वायर मीटर वाली जो बात जी जी जी, हमारे विशेषज्ञ ने बताई, उसके हिसाब से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि विशेषज्ञ कुछ बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत भी हो रहा है। मुझे भी सही के ऐसा साथ। मुझे भी ऐसा अनुमान है, क्योंकि देखिए विशेषज्ञों के चेहरे अगर आप देखें तो बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहे। जी अभी अनानास बचा है। इंटर मतलब माध्यमिक, अंतर नहीं अंतर। अंतर फसलिंग। अंतर फसलिंग कहेंगे तो। क्या आपका खेत तैयार हो चुका है? 2 मिनट और 23 सेकंड लगाए हैं। जजेस से हम निवेदन करते हैं कि वो इधर नीचे आ जाएं और खेत का एक बारी मुआयना कर ले, एक बारी जायजा करके आप देखें कि किसने तरीके से लगाया है।
तो जजेस ने निरीक्षण कर लिया है और अपने फैसले के साथ तैयार हैं। चलिए जजेस से पूछते हैं कि इस चरण में कौन है विजेता। इस चरण में जो चारों कॉन्टेस्टेंट हैं उन्होंने जो नारियल का पेड़ है तो वो ठीक लगाया है। 4 कोने में 4 नारियल तो जरूर होते हैं। और ये जो फर्स्ट सिल्वेस्टर है उन्होंने जो लगाया तरीका बनाना का, वो तरीका ठीक है बनाना लगाने का। और अपने जो लास्ट सीताराम जी है उन्होंने वो पाइनएप्पल ठीक लगाया, वो बीच में आता है। मगर सब लोगों ने एक गलती की कि उसमें एरेकनट लगाया। एरेकनट जो दिया था उनको, मगर वो मिक्स नहीं कभी होता। यानी सुपारी आपने कंफ्यूज करने के लिए हाँ, डाली थी। रखा और था। बीच सुपारी इंटरक्रॉप नहीं हो सकता। सुपारी का सेपरेट प्लॉट होके उसके बीच इंटरक्रॉप हो सकता है। और इसमें एक सेंटर में जो है वो खाली नहीं रखना है। वो जो सेंटर खाली रहता है उसमें पाइनएप्पल आता है। सुपारी और नारियल जो है वो दोनों मेन क्रॉप होते हैं। अगर सुपारी रखते तो 4 कोने में सुपारी रख के उसके बीच इंटरक्रॉप हो सकता था। हाँ, ये सबने गलती किया है। सब जी, लेकिन समय की एक पाबंदी भी हमने दी थी। इन चारों में से किसने लगभग सफाई के साथ काम किया है? तो आप सफाई के लगा साथ सकते और हैं। टाइम अगर दोनों देखें तो उसको सीताराम जी ने तो ठीक किया। सीताराम जी के लिए एक बार तालियां। एक बार फिर से सीताराम जी जीते हैं। मैं विश्राम जी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास नारियल का खेत हो या फिर सुपारी का, और अगर आपने इंटरक्रॉपिंग की, तो क्या मिट्टी पर भी उसका असर पड़ता है, सॉइल पे? हाँ, सॉइल बहुत फर्टाइल होता है उससे, क्योंकि सब पत्ती वित्ती जो है बनाना का पत्ती सब उसमें मिलावट होती है, उसका खत बनता है और मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत बढ़ती है। और ये सिस्टम से रोग और कीड़ी भी कम आता है झाड़ पर, क्योंकि एक 4 तरह के झाड़ एक साथ रहने से वो कीड़ रोग दूर रहते हैं। यानी वैरायटी बढ़ाने से और प्रकार बढ़ाने से हाँ। उसको फायदा ही होता है। फायदा होता है, ज़्यादा फायदा होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातें हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद, जैसा कि कल हमने बात की थी, एक सरप्राइज, कुछ नई चीज़ हमारे शो में आने वाली है। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, मैं तो कहता हूँ दर्शकों को कि जल्दी लौट के आइए, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ जानने के लिए कि क्या सरप्राइज है। कौन सा गोवा का पारंपरिक नृत्य नहीं है? ए दखनी, बी फुगड़ी, सी कोरेदिना, डी गिद्दा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। मुकाबला बहुत मजेदार होता जा रहा है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अरे गुरपाल जी गोपाल जी, कहाँ आगे बढ़ते हैं? मतलब मैंने आपको बोला था ना कि आज के एपिसोड में कुछ नया होने वाला है। जी हाँ। तो अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको और हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज के हमारे एपिसोड में क्या खास है, क्या नया है, क्या सरप्राइज है। बताइए, बिल्कुल बताइए। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक और देश की शान किसान, सीके मैथ्यू साहब। सीके मैथ्यू साहब एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और जैविक खेती करते हैं गोवा के विल्ला गांव में। अरे वाह गोपाल जी, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। आइए देखते हैं सीके मैथ्यू जी के बारे में ये छोटा सा वीडियो और जानते हैं कि क्यों बने वो हमारे देश की शान। प्रधान अध्यापक के पद पर सालों तक कई विद्यार्थियों का जीवन निखारने के बाद सीके मैथ्यू जी ने रिटायरमेंट के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़ने की सोची, वो भी एक लक्ष्य के साथ। तरकारी सब पेस्टिसाइड यूज़ करता है, केमिकल यूज़ करता है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, यानी लोग भी शुरू करेगा। जल्दी ही उन्हें सफलता मिली और वो एक अग्रम कृषक के रूप में उभर कर सामने आए। आज वो अपने उद्यान में कई प्रकार के मसाले, फल, सब्जियों एवं विदेशी पौधों की खेती करते हैं, और वो भी पूर्ण प्राकृतिक ढंग से। हमारी आने वाली पीढ़ी कृषि के महत्व को समझे और कृषि को व्यवसाय के रूप में चुने, इसके लिए मैथ्यू जी का अपना एक अलग नजरिया है। सब स्कूल में, हर एक स्कूल में किचन गार्डन कंपलसरी करना, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। थोड़ा जगह, बस एक बच्चे को 10 स्क्वायर मीटर एरिया
किचन गार्डन घर में करने से 5 आदमी का घर को वेजिटेबल मिलेगा। इसीलिए हमें सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है विदाउट केमिकल्स। तो हमें बहुत खुशी है कि आज खेती के इस अड्डे पर हमारे साथ आ गए हैं श्री CK मैथ्यू, देश की शान। आइए उनको बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मैथ्यू साहब, हमने वीडियो में देखा आपने जो ये बात कही, बहुत ही अहम बात है कि स्कूलों में कृषि खेती का जो ज्ञान है वो सिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है। इसके बारे में और बताइए कुछ। क्या आम स्कूल में था उस टाइम अप टू 9th स्टैंडर्ड हमारा कृषि शास्त्र था, यानी केरला में? केरला में। एंड सब क्या करना, सब ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पेस्टिसाइड इवन विच वाज प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिकली। अच्छा, यानी जैविक तरीके से बनाया हुआ कीटनाशक, tobacco decoction, then garlic, neem oil mixture. Our only important this thing was used was Bordeaux mixture, and even today it is used. It is one of the harmless fungicide cum pesticide. It is. I still prepare. तो ये जैविक खेती आपने स्कूल में सीखी? Yeah. जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, और केरल में सभी को सिखाई जाती है। इसीलिए हम इधर भी गवर्नमेंट को पूछा स्कूल में एक कृषि शास्त्र शुरू करना पड़ेगा। गोवा में भी आप चाहते हैं? गोवा में भी गवर्नमेंट एग्रीड, बट देखना पड़ेगा कभी शुरू करेगा। बट गोवा में एक डिफरेंस है, स्कूल को जगह बहुत नहीं है। गोवा में गवर्नमेंट क्या करने का, गोवा में चर्च को, विजय को और टेम्पल को बहुत जमीन है, आइडल है, ते एग्रीकल्चर में लाना पड़ेगा। यानी जो ज़मीन जो मंदिरों के पास है और जो चर्च के पास है उसका अभी कुछ उपयोग नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर खेती हो। एग्रीकल्चर किचन गार्डनिंग एज ए स्कीम इंट्रोड्यूस करने से इसमें फ़ायदा आएगा, ऑर्गेनिक। और जो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है उसका भी कुछ उपयोग हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट लेना पड़ेगा, लीज में देना पड़ेगा किसी किसानों को, करने का रेडी है उसका देना 5 साल 10 साल लीज। ये सिस्टम अब शुरू हो गया है केरला में, इधर भी कर सकता है। हमारा तो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट और केरला का एक ही है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जब हमने इस कड़ी की शुरुआत की थी तो मिलैग्रस साहब ने भी यही बात की कि जब इनके फार्म पे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ये जानकर बच्चों को और बड़ों को भी, खासकर जो शहरों से आते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कैसी उग रही है। आपने पाइनएप्पल खाया है, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि पाइनएप्पल कैसे उग रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि अगर आपने छोटी उम्र से ही उनको सिखा दिया कि देखिए जो आप खाना खा रहे हैं वो कहाँ से पैदा हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इसमें भी एक है, सब लोग इधर यूरिया यूज़ करता है। यूरिया अच्छा नहीं है तबीयत के लिए। मिलाग्रेस और मिस्टर गांवकर विल एग्री विथ मी। इसीलिए काउडंग से तुमका यूरिया का इफेक्ट मिलेगा। और मिक्स कर काउडंग, नीम केक, ग्राउंडनट केक और इसमें ईएम मिक्स करना और थोड़ा काउ यूरिन मिक्स करना। मगर 3-4 दिन फर्मेंटेशन करने के बाद 10 टाइम्स डाइल्यूट कर यूज़ करने से तुमका अच्छा क्रॉप मिलेगा। फूल भी आता ऑर्किड, आई एम ए फ्लोरिकल्चरिस्ट ऑल्सो। ऑर्किड का फूल बहुत अच्छा होता है, यानी वेजिटेबल बहुत बड़ा भी होता है, टेस्ट भी होता है। रेड भाई अमरांतस, तांबड़े भजी जी, उसको फक्त काउडंग एंड काउ यूरिन डालने से बहुत अच्छा होता है। आज तुम डालो, कल देखो झाड़ू, बहुत डिफरेंस है। और हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता इसका। नहीं, टेस्टी भी है। लोग पूछा है मार्केट में, मेरा ते सर्वन है, उसका पूछा है तुम्हारा पतराम क्या डालता है, तुम्हारा तांबड़े भजी बहुत अच्छा है। उसने बोला शेन और गाय का मुक्त, बट डाइल्यूट करना पड़ेगा 10 टाइम्स। ये डालो, जल्दी बड़ा होता है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, आपसे और भी बातें करेंगे। बहुत खुशी है कि खेती के इस अड्डे पर आए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में एक और ख़ास बात होगी, और वो ये
कि हमारे इस राउंड के लिए 2 नहीं बल्कि 3 जज होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम चरण की ओर, जो है क्विज राउंड यानी प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न उत्तर राउंड यानी कि क्विज राउंड, और शुरुआत करते हैं सिल्वेस्टर जी से। सिल्वेस्टर जी, पहला प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का, और आपका पहला प्रश्न है ये, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा गोवा का पारंपरिक नृत्य नहीं है, यानी कि ट्रेडिशनल फोक डांस गोवा का नहीं है? ए दखनी, बी फुगड़ी, सी कोरेदिना, डी गिद्दा। डी गिद्दा। जोर से बोलिए। डी गिद्दा। एकदम भरोसा आपको? सही जवाब, डी गिद्दा एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल मैं पूछता हूं गोविंद जी से। गोविंद जी, गोवा को राज्य कब घोषित किया गया? स्टेट कब बना गोवा? गोवा को राज्य कब घोषित किया गया? 1986 1986, 1992 1992, 1987 1987 या 1997 1997? 1986। 1986 गलत जवाब है, 1987 सही जवाब है। 1987 चूक हो गई गोविंद जी से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मानिक राव जी से। मानिक राव जी, तैयार हैं आप? हाँ जी। आपके चेहरे पे थोड़ा तनाव दिख रहा है मुझे, मुस्कुराइए। तो आपका सवाल है ये कि क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज। एरिया वाइज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी गोवा। सिक्किम। ए सिक्किम आप कह रहे हैं, ये गलत जवाब है। डी गोवा इसका सही जवाब है। चलिए पूछते हैं सीताराम जी से अगला सवाल। सीताराम जी, आपका सवाल है, इनमें से सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला कौन सा राज्य है? ए केरला, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या डी वेस्ट बंगाल? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। तालियां, बहुत सही। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। आपने वो कहानी सुनी है? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, मैं इनको कहानी सुनाता हूँ। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन मुझे सुननी नहीं है। मैंने सुनानी थोड़ी है। अच्छा, ब्रेक। इंडियन फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में कितनी बार जीत हासिल की है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। ब्रेक की कहानी खत्म हो चुकी है, मुकाबले की कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब दूसरी जो कैटेगरी है वो खेलों के बारे में है, क्योंकि गोवा में काफी खेल कूद का माहौल है। चलिए फिर शुरू करते हैं और पूछते हैं फुटबॉल वाले सवाल। तो इस बार मैं शुरू करूंगा सीताराम जी से। सीताराम जी, ये बताइए कि इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है? इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है? आपके ऑप्शन है ए भाईचुंग भूटिया, बी सुनील छेत्री, सी सुब्रता पाल या डी करणजीत सिंह। डी करणजीत सिंह आपने कहा, पर यह गलत जवाब है। सही जवाब है सुब्रता पाल। मानिक राव जी, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से पहला गोवन कौन है जिसने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेला है? इनमें से पहला गोवन कौन है जिसने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेला है? ए ब्रूनो कोटिनो, बी विस्ताको लोबो, सी मॉरिसियो अल्फोंसो या डी रोमियो फर्नांडिस?
रोमियो फर्नांडिस। आपने कहा रोमियो फर्नांडिस, लेकिन सही जवाब है विस्ताको लोबो। अगला प्रश्न है गोविंद जी के लिए। गोविंद जी, फुटबॉल से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए। ये बताइए कि इंडियन फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में कितनी बार जीत हासिल की है? इंडियन फुटबॉल टीम ने एशियन गेम्स में कितनी बार जीत हासिल की है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार? तीन बार। ओ गलत जवाब। सही जवाब है बी, यानी कि 2 बार। इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में 2 बार जीती है। सिल्वेस्टर जी, आपके लिए ये सवाल, इनमें से कौन सा गोवन इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन नहीं था? इनमें से कौन सा गोवन इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन नहीं था? ए ब्रह्मानंद संखवलकर, बी ब्रूनो कोटिनो, सी रॉबर्टो फर्नांडिस, डी मिकी फर्नांडिस। मिकी फर्नांडिस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब जो प्रश्न हैं वो कृषि से यानी खेतीबाड़ी से संबंधित हैं, जिन्हें हमारे विशेषज्ञों ने ही तैयार किया है। तो पहला प्रश्न कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित सिल्वेस्टर जी से। सिल्वेस्टर जी, ये बताइए कि नारियल का फल तैयार होने में कितना समय लगता है? नारियल का फल तैयार होने में कितना समय लगता है? ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 8 महीना या डी 12 महीना? 3 महीना। 3 महीना। 3 महीना। हम अपने जजेस से पूछ लेते हैं, क्या ये सही जवाब है? ये गलत जवाब है। नारियल, एक छोटा नारियल बड़ा नारियल से तैयार होने में 12 महीना लगता है। लोग सोचते हैं हम लोग 3 महीने में हार्वेस्ट करते हैं। हाँ, 3 महीने में वो इसलिए वो जवाब बताए 3 महीना, मगर तैयार होने में छोटे नारियल का पूरा तैयार होने में 12 महीना लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं अपना दूसरा सवाल। ये सवाल है गोविंद जी के लिए। गोविंद जी, इनमें से काली मिर्च का प्रकार कौन सा है? काली मिर्च की वैरायटी इनमें से कौन सी है? ए कोंकण स्वाद, बी कोंकण तेज, सी पन्नियूर, डी कुरूर 1। कोंकण स्वाद। कोंकण स्वाद आपने कहा, क्या ये सही जवाब है? नो, रॉन्ग। तो सही जवाब क्या है? पनीर। पनीर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मानिक राव जी के लिए है। तो मानिक राव जी, आपका सवाल यह है कि लौंग का कौन सा हिस्सा मसालों में इस्तेमाल होता है? लौंग यानी कि क्लोव का कौन सा हिस्सा मसालों के लिए इस्तेमाल होता है? ए पत्ता, बी छिलका, सी कली या डी फूल? फूल। क्या ये सही जवाब है? फूल नहीं है, कली होती है, कली। बर्ड बर्ड में टेंशन। एक बार वो फूल हो गया, फुला होने के पहले थे, फूला होने से पहले बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज सही जवाब है। अगर फूल हो गया तो उसको स्पाइस करके इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, बर्ड स्टेज, बर्ड यानी कि कली। कली ये करेक्ट आंसर है। उन्होंने फूल बोला है। काफ़ी मज़ेदार जानकारी ये आज हमें मिली कि लौंग का फूल आ जाता है तो उसके बाद वो मसालों में इस्तेमाल नहीं होता, तो उसकी कली जो होती है उसको ही तोड़ लिया जाता है और मसालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं खेती से संबंधित अगला सवाल एक बार फिर से सीताराम जी के लिए। सीताराम जी, ये बताइए कि जायफल की अधिकतम फसल लेने के लिए, अधिक से अधिक जायफल की फसल लेने के लिए इसमें से किस तरीके से पौधे को लगाना चाहिए? ए सीडलिंग, बी कलम, सी इनमें से कोई नहीं या डी दोनों तरीके सही हैं? कलम। बी कलम इन्होंने कहा, क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। कलम लगाना एकदम सही तरीका है। बहुत बढ़िया सीताराम जी। दोनों में क्या फर्क हो जाता है? अगर ये मेन जो फर्क है, अगर आपने सीडलिंग लगाया तो वो मेल फीमेल प्लांट्स दोनों 2 तरह के होते हैं, नर और मादी। अगर 10 झाड़ लगाया तो 5 मेल होंगे, 5 फीमेल होंगी। तो जो मेल होते हैं उनको कुछ लगता ही नहीं, उसको फल नहीं आता। तो 50% नुकसान होता है। अगर हमने ग्राफ्ट लगाया, कलम लगाया, तो पूरा 10 कलम लगाया तो 10 को 10 उनको फल लगेंगे और उनको डबल फायदा हो जाएगा। और उसको कलम से यील्ड भी ज़्यादा मिलता है।
सीडलिंग से कंपेयर किया तो यील्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए कलम जवाब सही है। बहुत मजेदार मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। सर आइए, फैसले की घड़ी आ चुकी है। और आप लोग भी इधर आ जाइए। एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत ही कड़ा मुकाबला है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीताराम जी, आपके लिए है अगला सवाल, पाइनएप्पल से संबंधित है ये। पाइनएप्पल की फसल अगर आपको पूरे साल लेनी है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ए ग्लाइसिल, बी प्लेनोफिक्स, सी कार्बेंडिज्म या डी क्लोरोपाइरिफॉस। इनमें से किसका इस्तेमाल सही रहेगा? क्लोरोपाइरिफॉस आपने कहा, ये क्या ये सही जवाब है? नहीं, गलत है। इसमें डालते हैं प्लानोफिक्स। पाइनएप्पल की खेती किया तो मई महीना जून महीना में उसको रेगुलरली फसल आएगी। अगर हमको हर महीना फसल चाहिए, एवरी मंथ ऑल द साल में साल भर, तो उसको 35 लीव्स, एक झाड़ को 35 लीव्स होने के बाद उसको प्लानोफिक्स डालते हैं बीच में। उससे फ्लावरिंग इंड्यूस होता है, 2 महीने फ्लावरिंग आता है। तो हर महीना ये अगर डाला तो हर महीने आपको यील्ड मिलता है, पाइनएप्पल मिलता है। तो पहले आपको पत्ते गिनने पड़ते हैं कि 35 उतना चाहिए, एकदम छोटा झाड़ रहा जी, और उसमें आपने प्लानोफिक्स डाला तो फल छोटा रहेगा, बहुत छोटा आएगा। वो नहीं होना चाहिए। कम से कम 35 लीव्स तो वो झाड़ में रहना चाहिए। Healthy। उसके बाद हम वो अगर डाला, अगर सपोज हमको हर महीना 200 फल चाहिए तो 200 इस पेड़ में हर महीना डालने का, हमको मिलते रहेंगे फल, हर महीना फल मिलते रहेंगे, क्योंकि डिमांड के। नहीं तो बरस में एक ही बार मिलेगा और मार्केट में बहुत इस टाइम बहुत फल आते हैं, उसका प्राइस भी डाउन होता है। इसलिए हर महीना इक्वली फल मिलने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है मानिक राव जी के लिए। इनमें से कौन सी केले की वैरायटी नहीं है? केले का प्रकार इनमें से कौन सी नहीं है? ए वेलची, बी ग्रैंड 9, सी मोइरा, डी जायंट क्यू। इनमें से कौन सी केले की वैरायटी नहीं है? सोच में पड़ गए मानिक राव जी। सेकंड आपने कहा, यानी ग्रैंड 9 केले की वैरायटी नहीं है आप कह रहे हैं। क्या ये सही जवाब है? गलत। ये जायंट क्यू है। जायंट क्यू केले की वैरायटी नहीं है। नहीं है। जायंट क्यू पाइनएप्पल की वैरायटी। बाकी तीनों जो है ग्रैंड 9, वेलची, ये केले की वैरायटी है। और मोइरा भी केले की। इन वैरायटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि कैसी होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं? ये जो अलग अलग वैरायटी, वेलची जो वैरायटी होती है वो टेबल पर्पस होती है, खाने के लिए, राइप। और ये जो मोइरा जो होता है, थोड़ा सा हलवा बनाते हैं उनके, बहुत बड़ा केला होता है, लंबा केला होता है, वो हलवा बनाते हैं और चिप्स बनाते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं। ग्रैंड 9 जो है वो टिश्यू कल्चर वैरायटी है, बहुत यील्ड देता है। वो उसको राइप करने से ठीक नहीं है, मगर उसको चिप्स तैयार करके बहुत अच्छा चिप्स बनता है। और गोवा में मुख्यतः कौन सा मेनली? गोवा में है सालदा टी और रसबाड़ी। ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। गोवा में आप कहना चाह रहे हैं कौन से? सालदाटे है वो ज़्यादा इधर होता है, सालदाटे रसपाड़ी, उसको मार्केट भी ज़्यादा अच्छा रहता है। गोवा में ये ज़्यादा गोवा होता में है। ये तो ज़्यादा सा गोवा का पीक वही है, और वही लोकल वैरायटी है। और बाकी जो मार्केट में आता है उसको उतना नहीं, जो लोकल जो अपना गोवा का आदमी है वो वेलची, सालदाटे और रसपाड़ी खाएगा। जब आप बनाना का जो पेड़ जब पुराना हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो आप उसका क्या करते हैं? उसको दूसरा सैपलिंग आ जाता है, उसको निकाल के हम दूसरी जगह लगा लेते हैं। नहीं, उसको जो हम जो बर्ड्स आते हैं वो जो केला निकालता है तब जी। जो पेट रहता है जी, उसको कंपोस्ट के लिए या गांडुल खाद जो हम बनाता है उसको जब क्रश के बारिश पीस करने का करके और उसमें डाल देंगे। एक प्लेटफॉर्म पे बना के रखा ना तो गांडुल खाद के लिए वो अच्छा है। तो यानी खाद earthworm बना के लिए। लेते हैं आप? अर्थवर्म के लिए आप करें। ऑर्गेनिक बना। ऑर्गेनिक। मैथ्यू साहब से पूछते हैं। मैथ्यू साहब, केले का हर एक हिस्सा जो है कुछ ना कुछ काम आता है। केले का ये कट करने के बाद अंदर एक स्टिकी है ना, उसका जूस किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है।
अच्छा, स्टोन डिसोल्व होता है। तो उसका जो है दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और केले का जो फूल होता है उसकी भाजी भी बंगाल में बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छा है, उसका हार्ट को बहुत अच्छा है। अच्छा, तो केले का दवा के रूप में कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है केले के पौधे का, उसके चाहे पत्ते हों या उसका तना हो। ये बहुत अच्छी जानकारी हमको सीके मैथ्यू जी ने दी। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं अपना अगला सवाल गोविंद जी से। गोविंद जी, ये बताइए कि नारियल के साथ जब आप नारियल का पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ इसमें से कौन सी फसल नहीं होनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? ए जायफल, बी चीकू, सी केला या डी लौंग? लवंग। डी लौंग इन्होंने कहा। क्या ये सही जवाब है? ये सही जवाब नहीं, वैसा वो लवंग तो नहीं लगाते डिफरेंट पर्पस के लिए। ये जो इसमें जो नहीं लगाना चाहिए वो है चिकू, क्योंकि चिकू को सनलाइट चाहिए। ये दो मेन क्रॉप होते हैं, इसको इंटर क्रॉप करके चिकू नहीं लगा सकते। यानी लौंग लग सकता है, यहाँ लगता नहीं ज़्यादा लेकिन लग सकता है। उसको रीजन डिफरेंट है, मगर केरला में वगैरह बाकी जगह इसे ऐसे इंटरक्रॉप लवंग लग सकता है। लेकिन चीकू यहाँ साथ जो में है यहाँ साइफोड अच्छा यहाँ इंटरक्रॉप है। चिकू लगाना नहीं चाहिए, इसलिए कि उसको छाँव वो छाँव का क्रॉप नहीं है, छाँव में लगाने वाला एक क्रॉप नहीं है, चिकू नहीं है। उसको फुल सनलाइट चाहिए तभी वो फल देगा, इसलिए चिकू बीच में ऐसे इंटरक्रॉप नहीं लगाते। ऐसे और भी कुछ होंगे यहाँ के क्रॉप्स जो साथ जैसे साथ आम में नहीं लगाते। जी। आम अगर लगाए बीच में तो उसका दो वजह से उसका हानि होता है, उसको फल नहीं आता। एक तो उसको धूप अगर नहीं मिला, छाँव में वो नहीं आता, नहीं फल नहीं देगा आम का झाड़। और दूसरा जो है उसको जो पानी नारियल को देता है वो उसको भी मिलता है। ऐसा है कि 4 बरस के बाद आम को पानी नहीं देना चाहिए, उसको स्ट्रेस रहना चाहिए, तभी वो फूल देगा। अगर उसको पानी देते रहेंगे तब उसको सिर्फ लीव्स आएंगे, पत्ते आएंगे और उसको फ्लावरिंग नहीं आएगा। ये 2 रीज़न के वजह से आम, चीकू, काजू ऐसे जो इसको जो ज़्यादा धूप चाहिए ऐसे वाले झाड़ यहाँ नहीं लगाते। इसलिए आज सुबह गेम में भी हमने लोगों ने वो झाड़ उसको इंटरक्रॉप करके नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं सिल्वेस्टर जी से एक सवाल। गोवा में एग्रो टूरिज्म के कितने फार्म्स हैं? गोवा में एग्रो टूरिज्म के कितने फार्म्स हैं? ए 5, बी 15, सी 30 यानी 30 या डी 40 यानी 40? 15। क्या ये सही जवाब है? सही जवाब है। सिल्वेस्टर जी के लिए जोरदार तालियां। मिलाग्रेस जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या बताएंगे जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? गवर्नमेंट में सर्टिफाई करना मांगता है वो। जी। एग्रो टूरिज्म के लिए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। मेरे फार्म में 2000 पेड़ हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अपने संबंधों और पहुंच की बदौलत उन लोगों ने भी लाइसेंस हासिल कर लिए हैं जिनके फार्म में 2 या 5 पेड़ हैं। टैक्सी वाले भी कमीशन के लालच में पर्यटकों को उनके फार्म पर ले जाते हैं, चाहे वहां कुछ भी दर्शनीय हो या नहीं। टैक्सी का भाड़ा, इधर का पैसा, सारे जो हम लोग इधर रहता है। तो आपने कहा सबसे मांगता है। पहले उसको रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। लाइसेंस देना मांगता है सबको। आकर्षण के अलावा बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए, जैसे कॉटेज या टॉयलेट वगैरह वगैरह। तो जैसे आपके फार्म पे दिन में भी आते हैं कुछ लोग, रात को भी रह जाते हैं कुछ लोग, दिन में भी आते हैं, तो कितने लोग एक फार्म में इस तरह से? लगभग 200 लोग आते हैं। इससे आपके फार्म पे कुछ नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्यटकों के लिए गाइड्स हैं जो उन्हें घुमाते हैं और निर्देशित करते हैं। नए आने को मालूम नहीं पड़ता है, नहीं, हमारा सब ग्रुप में एक गाइड होता है। मैथ्यू जी, एग्रो टूरिज्म से कुछ एक नया तरीका भी निकल आया है और आपने भी कुछ प्रयास किए हैं इस तरह से कि बहुत सारे लोगों को आपने प्रेरित किया है कि जो ज़मीन आपकी खाली पड़ी है आप उस पर भी फार्मिंग करें। Mainly it has to be intercropping system. जी। Horticulture. Floriculture mixed with other plants, it will be better for even tourists. तो एग्रो टूरिज्म के लिए आपको लगता है कि विविधता जितनी हो, वैरायटी और इंटरक्रॉपिंग जितनी हो, Variety is cropping pattern. वो ज़्यादा होना चाहिए। Spicy plants, ginger, turmeric, से spicy plants अच्छा होता है।
तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये क्विज राउंड यानी प्रश्न उत्तर राउंड। अब अपने जजेस से पूछते हैं कि इस राउंड के विजेता कौन रहे। जजेस, इस राउंड के विजेता है सिल्वेस्टर। इन्होंने 3 सही जवाब दिए हैं और ये फर्स्ट है। सिल्वेस्टर इस राउंड के विजेता हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई हमारे तीनों मेहमानों ने। जैसे कि मैथ्यू सर ने बताया कि कैसे खेती से और फसलों से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है, शहर के लोगों का भी और बच्चों का भी। बहुत अच्छी बातें। और मिलाग्रे साहब ने बताया कि ज़मीन कम है, उसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें ये जानने का वक्त यही है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। और इसी के साथ वक्त हो चला है उस घड़ी का जिसमें हम तय करेंगे कि कौन है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान, और पूरे चारों चरण मिलाकर पूरी प्रतियोगिता का विजेता कौन है ये भी जानते हैं। बुलाते हैं अपने मेहमानों को। सर आइए, फैसले की घड़ी आ चुकी है और आप लोग भी इधर आ जाइए। तो बताइए विश्राम साहब कि कौन है आज के विजेता? वैसे तो सभी विजेता है, क्योंकि सभी ने अच्छे जवाब दिए हैं, यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सीताराम जी को, माणिकराव जी को, गोविंद जी और सिल्वेस्टर, तो सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए जो मेन विजेता है उनको छोड़ के बाकियों का नाम लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं गोविंद जी को बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आइए। उसके बाद माणिकराव जी को मैं बुलाता हूँ। माणिकराव जी, उसके बाद है सिल्वेस्टर, और इसके बाद आज का विजेता। आज के विजेता है सीताराम जी। सीताराम जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा हमारा ये शो जिसका नाम है देश की शान किसान। यहाँ पर टोकरियों में कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं। आपको इनको अलग अलग समूह में बना के वहां पर रखने हैं। यहाँ पर रखे हैं कुछ फल और कुछ सब्जियां, और इस टोकरी में रखी हैं कुछ पत्तियां। आपको इसमें से एक एक करके फल या सब्जी उठानी है, उसका पत्ता पहचानना है, गोपाल जी को देना है। चारों चरण का टोटल करके बताया जाएगा कि कौन है इस कड़ी के विजेता।